जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने बात की थी डॉम के बारे में और हमने काफ़ी डिटेल से डॉम के बारे में डिस्कशन की थी। एंड आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि डॉम इतना ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है जितना समझा जाता है। आज हम अपना लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर पे उसे स्टॉप किया था। और आज हम जाएंगे एडवांस लेवल की चीज़ों की तरफ और देखेंगे कि डॉम में और क्या क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी डॉम की वीडियो नहीं देखी तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर देखें, मैंने एक HTML का पेज बना रखा है और एक H1 हेडिंग बना रखी है यहाँ पर, जिसमें हमने कंटेंट लिखा हुआ है कोड नेटवर्क। इसे हमने एक आईडी दी हुई है फर्स्ट और एक हमने क्लास दी हुई है एक हेडिंग। तो इसका आउटपुट देखें कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये वाइट है सारा पेज तो ये आंखों में चुभ रहा होगा। हम एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड ना डार्क कर लेते हैं ताकि आंखें महफूज रहें, क्योंकि आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे क्योंकि हम डेवलपर्स हैं तो हमारे लिए आंखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसकी बॉडी को मैं एक आईडी दे देता हूँ बैक, और फिर हम इसे एक स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल टैग में हमें सेलेक्ट करना होगा बॉडी को बाय आईडी विच वाज बैक, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर कलर मैं सेट कर देता हूँ 212121। ये हमारा एक डार्क कलर होता है, आप चाहे तो ये नंबर याद भी कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे काम आएगा। यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं हमारे टेक्स्ट का और उसे कर देते हैं वाइट, सिंपल। इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क हो चुका है, अब हमारी आंखों में चुभ नहीं रहा वो। चलिए जी, हमारा काम होता है इंस्पेक्ट में, क्योंकि हम डॉम के बारे में बात कर रहे हैं। आपने राइट क्लिक करना है और सीधा जाना है इंस्पेक्ट में। जी, तो यहाँ पर देखिए हम सीधा आ गए कंसोल में। अब यहाँ पर हम अपने डॉम को स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक सिलेक्टर के बारे में बात की थी, वो था गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसी के बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे और फिर नई चीज़ों की तरफ हम चलेंगे। सबसे पहले मैं उसी लाइन को लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। देखिए जैसे मैंने डॉट लगाया तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। मेरे पास अगर मैं यहाँ पर गेट लिखूँ तो देखिए मेरे पास आ रहा है गेट एनिमेशन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना आपने। फिलहाल के लिए हमने यूज़ करना है गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद हमने वो आईडी प्रोवाइड कर देनी है जिसे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने H1 को आईडी दी थी फर्स्ट, इसी को हम यहाँ से वहाँ पर लिख देते हैं, सिंपल। अब जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वही H1 हेडिंग आ चुकी है। ये तो वही पिछले लेक्चर वाली बात है जो कि हम कर चुके हैं पहले से। थोड़ा इसमें चेंज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट आईडी जहाँ पर है उसके अंदर ना जो आईडी लिखी हुई है मुझे वो प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर देखें मुझे आईडी मिल गया। आईडी हमारा क्या है? एट्रीब्यूट है। यहाँ पर देखें ये हमारा एलिमेंट है और ये हमारे पर जो आईडी है या क्लास नेम है ये हमारे एट्रीब्यूट हैं, और ये हमारा कंटेंट है जो कि लिखा हुआ है हमारे H1 के अंदर। तो हम चाहें तो एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं क्लास नेम चाहता हूँ तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल, अगर मैं यहाँ पर क्लास लिखूँ और जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है अनडिफाइंड। क्योंकि जब भी आपने क्लास को एक्सेस करना होता है तो आप सिर्फ क्लास से काम नहीं चला सकते, आपको क्लास नेम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं क्लास नेम लिखता हूँ। यहाँ पर एन कैपिटल लिखा है मैंने, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब देखिए हमारे पास क्लास का जो नेम था वो हमारे पास आ चुका है, हेडिंग। इसी तरह एट्रीब्यूट को गेट करने का हमारे पास एक और मेथड भी होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल, दोबारा से मुझे वही लाइन चाहिए, पर यहाँ पर अब की बार हम यूज़ करेंगे गेट एट्रीब्यूट। तो बात ये हमें कोई सजेशन नहीं देता, तो आपको स्पेलिंग खुद से लिखने होते हैं। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर ए जो है वो मैंने कैपिटल लिखा है। गेट एट्रीब्यूट, और जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए इन ब्रैकेट्स में आप वो लिख देते हैं। तो सिंपल, मुझे एट्रीब्यूट चाहिए, फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ मुझे आईडी चाहिए, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आईडी आ चुकी है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्लास चाहूँ कि मुझे क्लास एट्रीब्यूट चाहिए तो सिंपल हम वो भी गेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने क्लास नेम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्लास लिखा है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट एट्रीब्यूट की बात नहीं की थी, इसलिए हमने क्लास नेम मुकम्मल लिखा था। यहाँ पर जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। अच्छा, ये हमारा जो गेट एट्रीब्यूट है ना, इसे हम सेट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल आपको गेट की जगह ना सेट करना है।
मतलब आप एक नया एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्लास सेलेक्ट की हुई है ना, मैं चाहता हूँ क्लास को मैं कोई और एट्रीब्यूट दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ टेस्ट। इसे भी आपको कोटेशन में ही लिखना होगा, चाहे आप सिंगल कोट में लिखें चाहे आप डबल कोट में लिखें, ये आपकी मर्जी है। देखिए जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन अगर हम अपने HTML में जाके देखें, ये हमारा बॉडी का टैग था, इसके अंदर हमारे पास जो क्लास नेम है अब वो टेस्ट हो चुका है। पहले था हेडिंग, अब ये चेंज हो चुका है, मतलब ये ओवरराइट हो चुका है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ओवरराइट नहीं होने देना। मतलब अगर मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि टेस्ट भी रहे और जो हेडिंग था वो भी साथ में रहे, तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पर तो अनडिफाइन आ रहा है, पर हमारे एलिमेंट के अंदर यहाँ पर देखिए टेस्ट भी आ रहा है और हेडिंग भी आ रहा है हमारे क्लास नेम के अंदर। तो इस तरह से आप चाहें तो सेट भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट को, आप चाहें तो गेट भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट को। सिंपल सा मेथड है। इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए आप थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले ये जो हमारा सेट एट्रीब्यूट है ना, इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर हमने एक एलिमेंट गेट किया है बाय आईडी, इसे हम स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। और वेरिएबल को नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट का। ये अब हमारा जो एलिमेंट है वो टेस्ट में स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपल हम टेस्ट को यूज़ करके कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसके टेक्स्ट को ना एक्सेस करूँ, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ इनर टेक्स्ट का। जैसे कि तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड नेटवर्क आ चुका है। इसी तरह हमारे पास एक और होता है टेक्स्ट कंटेंट। मैं इसको यूज़ करूँ तो यहाँ पर देखिए सेम आंसर आ रहा है मेरे पास, फिर भी वही मेरे पास कंटेंट आ रहा है जो कि लिखा हुआ है मेरी H1 के अंदर। इसी तरह से अगर मैं एक और यूज़ करूँ विच इज़ इनर HTML, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो तीनों मेथड्स में हमारे पास आंसर तो सेम आ रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका डिफरेंस जो है वो बहुत सेम है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले हम इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट को समझ लेते हैं और फिर हम इनर HTML के बारे में बात करेंगे। वो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखें, हम एक काम करते हैं, अपनी HTML के अंदर थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं एक स्पैन का यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए, और स्पैन के अंदर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। इसे सेव कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास सब्सक्राइब भी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। हम स्टाइल का यूज़ करेंगे, स्टाइल, और यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और इसे मैं कर देता हूँ नन। मतलब मैंने इस कंटेंट को हाइड कर दिया है। अब दोबारा से जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब वो हमें यहाँ पर अपेयर नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं अपने उन्हीं दो मेथड्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनर टेक्स्ट के बारे में। ये है जी हमारा इनर टेक्स्ट। इसको जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास एरर आ रहा है, टेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया था। हमें दोबारा से गेट करना होगा। कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं टेस्ट, और इसमें हम एलिमेंट हासिल कर लेते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम इसको यूज़ करते हैं टेस्ट डॉट इनर टेक्स्ट को यूज़ करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसके आंसर में हमारे पास सिर्फ कोड नेटवर्क आ रहा है। वो डाटा जो कि हमने हाइड कर दिया है CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर अब मैं यूज़ करूँ, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हमने नाम दिया था टेक्स्ट, उसे अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो डाटा भी आ रहा है जो कि हमने हिडन कर दिया था। बात को समझ रहे हैं? हमारा वो डाटा भी आ रहा है जो कि हमने हिडन कर दिया था। तो जब कभी आपको ज़रूरत होती है कि मेरे पास जितनी भी HTML के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं या जो कुछ भी हाइड किया गया है CSS को यूज़ करते हुए वो भी मुझे चाहिए, तो वहाँ पर आप टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो नज़र आ रहा है मुझे उसी को यूज़ करना है या उसी को स्टाइल करना है या उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तब आप इनर टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी डॉट इनर HTML को भी। इसका आंसर देखें किस तरह से आता है। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें उसके अंदर जो स्पैन लिखा हुआ है ना टैग के साथ, वो सारा कुछ वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जो CSS लिखी हुई है वो भी प्रोवाइड कर रहा है इनर HTML। तो इस तरह से ये फ़र्क होता है इनर टेक्स्ट में, टेक्स्ट कंटेंट में और इनर HTML में। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इन तीनों का डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को चेंज कर पा रहे होते हैं। इतना ही नहीं, हम चाहे तो CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं इसे गेट करता हूँ, उसके बाद मैं स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसे स्टाइल करना चाह रहा हूँ। अब जो चीज़ आप स्टाइल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कलर
देना चाहता हूँ उसके बाद आप कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कलर देना चाहता हूँ ब्लू, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। इसे जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी हेडिंग का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। अच्छा, सिर्फ कलर ही नहीं, आप और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल दोबारा से मैं टेस्ट का यूज़ करता हूँ, डॉट, अगेन स्टाइल का यूज़ करेंगे, डॉट। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर भी हो कुछ, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ये रहा जी बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए जी वाइट, सिंपल। आप चाहें तो हेक्साडेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो कलर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे एंटर किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ आप चाहें तो इसमें पैडिंग भी लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर पैडिंग का यूज़ करता हूँ, पैडिंग। और पैडिंग मैं चाहता हूँ कि इसकी पैडिंग आ जाए जी, इसे रेज कर देते हैं और 10 पिक्सल में लगा देता हूँ। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पैडिंग भी आ चुकी है। तो इस तरह से आपने एक बार गेट कर लिया एलिमेंट को, उसके बाद आप चाहें तो उसमें CSS अप्लाई करें, आप चाहें उसमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई करें, आप चाहें उसे चेंज करें, ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डॉम का वो ये है कि आपने एलिमेंट को गेट किस तरह से करना है, यही इंपॉर्टेंट काम होता है, बाकी सारा काम बहुत आसान होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्यूरी सेलेक्टर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डॉम का, और इसलिए हमने उसे एक अलहदा सेशन में रख दिया है कि उसे अलहदा वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।